नमस्कार। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 2 दिन और शेष रह गया है। इन 2 दिनों में हम क्या पढ़ सकते हैं? आप क्या पढ़ सकते हैं? क्या पढ़ना चाहिए 2 दिनों में? क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना ठीक रहेगा? सच कहूँ तो 2 दिन पहले परीक्षा के रिलैक्स रहना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। माइंड को कूल रखना भी ज़रूरी है। आपको घर से बाहर भी निकलना है क्योंकि परीक्षा केंद्र आपके घर से दूर है, उसकी तैयारियाँ भी करनी है ना? तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अब इन 2 दिनों में मत पढ़िए। हाँ, फिर भी करंट में कुछ मुद्दे छूटे हुए हों या यूपी स्पेशल में कुछ बातें छूटी हुई हों, इंटरटेनमेंट के तौर पे छोटी छोटी बातें आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लगातार मेहनत करना इन 2 दिनों में अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। यूपी स्पेशल पर जो उत्तर प्रदेश विशेष आधारित अध्ययन है उस पर 6 वीडियो मैंने अब तक अवेलेबल करा है और 6 के 6 सभी वीडियो भूगोल पर हैं। मैं सोच रहा था कि एक एक वीडियो तैयार करने में, अपलोड करने में, आप तक पहुंचाने में मुझे लगभग 2.5 से 3 घंटे जाते हैं। इतना समय कहाँ रहा है कि मैं 2.5 से 3 घंटे दूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष में एक चैप्टर होता है संगीत चित्रकला, है ना? संगीत चित्रकला, गायन की शैलियाँ, लोक नृत्य, लोकगीत, त्यौहार, उत्सव, मेले, यानी जो सांस्कृतिक तत्व हैं, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है यूपीपीएससी द्वारा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वाइट बोर्ड पे लिखकर पढ़ाने में काफ़ी समय लगता है। अगर आप लोग थोड़ा सा संजीदा हों और अगर आपका पढ़ने का मन हो तो आप मेरे साथ इसे कवर कर सकते हैं। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर या तो किताबों में बहुत बड़ा है और फैक्ट से इतना उलझा हुआ है। खासकर अगर आप लखनऊ, बनारस और किराना घराना के सभी संगीतकारों के ही नाम याद करने लगी तो 5 मिनट में न केवल ऊब जाएंगे बल्कि फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे फैक्ट्स जो बार बार पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ वही क्यों ना पढ़ा जाए। वास्तव में वो किताबों में जितना दिया है उसका 1/4 भी नहीं है, बहुत कम है। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, त्यौहार, उत्सव, मेला, लोकगीत, लोक नृत्य, संग्रहालय, संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, इन सब बातों को आइए मैं कवर करवा देता हूँ बोल के, है ना? पूरी तरह से ये मुंह से बोला गया हुआ क्लास है, इसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप मुस्तैद हैं तो आप मेरे साथ बैठ के 15 मिनट समय दे के यहाँ की चीज़ें 2-2, 3-3 वीडियो में छोटा छोटा कवर कर लेंगे। अच्छा होगा कि इसे या तो आपकी सुनने की शक्ति इतनी तेज हो कि आप स्मरण कर लें, सुन के स्मरण कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि 2 ही दिन की तो बात है, 2 दिन भूलता नहीं है कुछ। लेकिन अगर आप एक कॉपी कलम लेके इन चीज़ों को लिख लें तो तय है कि 1-2 सवाल आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन तथ्यों से उलझा हुआ है। इतने ज़्यादा तथ्य हैं कि आप रट नहीं पाएंगे। अगर पहले के कभी रटे हैं तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल नए हैं तब मुश्किल आएगी। और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल तय है। आइए मेरे साथ इसे कवर कर दिया जाए। मैंने पहले से आपके लिए स्पेशल थोड़ी तैयारी कर रखी है ताकि कम समय में इसे मैं रिपीट कर सकूं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व। उत्तर प्रदेश में संगीत के क्षेत्र में जो काम हुए पहले उसे देख लेते हैं, है ना? संगीत कला के विकास के क्षेत्र में कुछ संस्थान स्थापित किए गए, उन संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। जैसे भातखंडे संगीत संस्थान, है ना? भातखंडे संगीत संस्थान। कई बार ये पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ पे है। तो संगीत, शास्त्रीय संगीत की संस्था है ये। भातखंडे संगीत संस्थान शास्त्रीय संगीत की संस्था है। तो शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विविधाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए लखनऊ में 1926 में मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। जो भातखंडे संगीत संस्थान है उसकी स्थापना 1926 में हुई, लेकिन तब इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान नहीं था, तब इसका नाम था मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। 1960 में इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया, जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अगला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया, जो कि लखनऊ में है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय, नाम क्या है? भातखंडे संगीत संस्थान। स्थापना 1926 में मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से हुई।
बाद में वर्ष 2000 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। नेक्स्ट, उसके बाद अगला संस्थान है भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारतेंदु संगीत शिक्षा के क्षेत्र में है ये भी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1975। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ये नाट्य कला यानी जो ड्रामा होता है उससे संबंधित संस्थान है, ड्रामा की शिक्षा देता है, नाटक की। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1963 में हुई। ठीक है, ये तीनों संस्थान लखनऊ में ही है। भातखंडे संगीत संस्थान, भारतेंदु नाट्य अकादमी और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये तीनों संस्थान लखनऊ में है। इनकी स्थापना वर्ष मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, आइए अब देखते हैं चित्रकला के क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ उसके संदर्भ में हम कुछ संस्थानों के नाम देखते हैं और कुछ व्यक्तियों के जो कि महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। हम वही बोलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबा पूछा गया है। ठीक है, 1920 में वाराणसी में भारत कला परिषद की स्थापना हुई। भारतीय कला परिषद 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना हुई। यानी भारतीय कला परिषद कहाँ है? वाराणसी में। स्थापना कभी? 1920 में। नेक्स्ट, 1950 में BHU में, बनारस में जो यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो 1950 में BHU में भारत कला भवन की स्थापना की गई। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि भारत कला भवन कहाँ है? आप कहेंगे बनारस में या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है भारत कला भवन, जो भारत की विशाल चित्रकला के संग्रहालयों में से एक है। इसमें चित्रकला की विशाल विशाल प्रदर्शनियाँ लगी रहती हैं। जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं इसमें दीवारों पर लगाई रहती हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है भारत कला भवन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, बंगाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार 1925 में असित कुमार हलदार लखनऊ आए थे। ठीक है, असित कुमार हलदार ने, ये सवाल पूछा जा सकता है कि असित कुमार हलदार कला के किस क्षेत्र से हैं? संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, है ना, स्थापत्य कला। तो ऐसे में इन व्यक्तित्वों का नाम जानना जरूरी हो जाता है। असित कुमार हलदार चित्रकला से संबंधित है, वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो असित कुमार हलदार 1925 में लखनऊ आए थे। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वाश और टेम्पा नामक दो शैलियाँ शुरू की। चित्रकला की वाश और टेम्पा नामक दो शैलियाँ किसने प्रारंभ की? असित कुमार हलदार ने। चित्रकला की वाश और टेम्पा शैली को बाद में लखनऊ शैली के नाम से जाना गया। यहाँ से सवाल कैसे बन सकते हैं? असित कुमार हलदार किस क्षेत्र से हैं? चित्रकला से। वाश और टेम्पा नामक शैलियों की शुरुआत किसने की? असित कुमार हलदार ने। वाश और टेम्पा नामक शैलियाँ कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? चित्रकला से। असित कुमार हलदार भी चित्रकला से और वाश और टेम्पा भी चित्रकला से। नेक्स्ट, चित्रकला से संबंधित अगले व्यक्ति हैं ललित मोहन सेन। ठीक है, ललित मोहन सेन ने चित्रकला को एक नई दिशा प्रदान करते हुए ग्राफिक विद्या की शुरुआत की। ठीक है, यानी वाश और टेम्पा शैली असित कुमार हलदार, ग्राफिक विद्या ललित मोहन सेन, ये सभी शैलियाँ चित्रकला की हैं। नेक्स्ट, मेरठ निवासी एक चित्रकार हैं चमन सिंह चमन। मेरठ निवासी चमन सिंह चमन ने चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से अधिक किताबें लिखकर विशेष ख्याति अर्जित की। इन्होंने चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। नाम है इनका चमन सिंह चमन, मेरठ के हैं। नेक्स्ट, संगीत कला पर आते हैं। संगीत कला में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये थोड़ा सा लार्ज चैप्टर है। संगीत कला से खूब सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर सुमेलित करने को दे देगा। व्यक्ति कला सुमेलित करिए। तो संगीत कला में सबसे पहले हम मध्यकाल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मध्यकाल से भी खूब सवाल बनते हैं, है ना। तो अमीर खुसरो, मध्यकालीन संगीत परंपरा में अमीर खुसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नाम आप जानते ही होंगे, तबला के आविष्कारक यही थे। सितार, तबला का इन्होंने आविष्कार किया, है ना। तो अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। कासगंज जिले के पटियाली गांव में अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो ने क्या किया कि चूँकि
दिल्ली सल्तनत का काल था, उस समय भारत में ईरानी फारसी परंपरा भी प्रचलित थी, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत के शासक वर्ग था वो तुर्की था, तो उसमें ईरानी फारसी परंपराएं भारत में आ गई थी। तो अमीर खुसरो ने जो ईरानी और फारसी संगीत परंपरा थी, राग, संगीत में राग होता है ना, कौन कौन सा राग होता है, तो ईरानी फारसी जो संगीत राग थे और भारतीय राग, इन दोनों का उन्होंने मिश्रण कर दिया। सवाल पूछा गया है कि किस संगीतकार, मध्यकालीन संगीतकार ने ईरानी फारसी रागों के साथ भारतीय रागों का मिश्रण कर दिया। ये काम अमीर खुसरो ने किया था, है ना। तो भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक मधुर रागों का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, खुसरो ने ईरानी अंदाज में कव्वाली, तराना, कौल, कलबाना, नक्शेगुल आदि संगीत शैलियों की स्थापना की। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने, है ना, कव्वाली, तराना, कौल, कलबाना और नक्शेगुल आदि शैलियों की स्थापना की। अमीर खुसरो द्वारा बनाए गए झूमर आदि ताल आज भी लोकप्रिय हैं। गायन का एक ताल होता है झूमर, वो आज भी लोकप्रिय है। ठीक है। उस समय देश में ध्रुवपद गायन शैली, ठीक है, प्रचलित था। हालांकि ध्रुवपद गायन शैली का प्रचलन किसी हिंदू ने किया था। किसने किया था बाद में बताऊंगा। ये भी सवाल पूछा गया है कि ध्रुवपद गायन शैली का प्रचलन किसने किया, सवाल पूछा जा चुका है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो उस समय देश में ध्रुवपद गायन शैली प्रचलित थी, काफ़ी फेमस थी। तो अमीर खुसरो ने उस समय प्रचलित ध्रुवपद गायन शैली को ईरानी शैली में सम्मिश्रित कर दिया। ध्रुवपद गायन शैली को ईरानी शैली से मिला दिया और इस प्रकार एक नई गायन शैली निकली। क्या नाम है उसका? ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। अमीर खुसरो ने ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। सवाल पूछा जाएगा कि ख्याल गायन शैली का प्रचलन का श्रेय किसको है? अमीर खुसरो को। कैसे प्रचलित किया? ध्रुवपद गायन शैली प्लस ईरानी शैली का मिश्रण करके, है ना। ध्रुवपद प्लस ईरानी बराबर ख्याल। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो ने तबला और सितार का भी आविष्कार किया। भारत में तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को है। उन्होंने जो सितार का आविष्कार किया था वो परंपरागत जो भारतीय वीणा है उसे त्रितंत्र वीणा कहा जाता है ना। तो उनका सितार त्रितंत्र वीणा का ही विकसित रूप था। तो अमीर खुसरो के बारे में विशेष फैक्ट क्या है? संगीत कला के क्षेत्र में विशेष योगदान, कासगंज जिले के पटियाली गांव के हैं, है ना। भारतीय और ईरानी रागों का मिश्रण किया, है ना। कव्वाली, तराना, कौल, कलबाना, नक्शेगुल शैलियों की स्थापना की। झूमर आदि ताल का विकास किया। ध्रुवपद गायन शैली में भारतीय शैली को मिलाकर ख्याल गायकी का विकास किया। साथ ही सितार और तबला का आविष्कार किया। ये अमीर खुसरो के बारे में ये सभी फैक्ट बार बार पूछे जाते रहे। मध्यकाल में एक आचार्य थे, निम्बार्काचार्य, है ना। उन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसे हम निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। जैसे द्वैताद्वैत, है ना, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, तरह तरह के मध्यकाल में कबीर के युग से पहले की बात है, शंकराचार्य के बाद की बात है और कबीर के युग से पहले की बात है कि तरह तरह के इस तरह से दर्शन विकसित हुए थे मध्यकाल में। तो उसमें से एक दर्शन था द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत के मुख्य आचार्य थे निम्बार्काचार्य, है ना। तो निम्बार्काचार्य एक संप्रदाय चल पड़ा था मध्यकाल में। तो निम्बार्काचार्य में एक परंपरा थी हरिदासी परंपरा। हरिदासी परंपरा के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, यानी निम्बार्क संप्रदाय में स्वामी हरिदास ने जो परंपरा प्रारंभ की उसे हम कहते हैं हरिदासी परंपरा। यहाँ पे प्रमुख हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ के हरिदासपुर ग्राम में हुआ था। अलीगढ़ देख रहे हैं ना, मेरठ के बगल में है, मथुरा के बगल में, मेरठ नहीं मथुरा के बगल में है। तो स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर गांव में हुआ था। लेकिन इनका जीवन अलीगढ़ में नहीं बीता। इन्होंने अपना जीवन वृंदावन के निधिवन में बिताया। वृंदावन में एक निधिवन नामक क्षेत्र है, वहाँ पे बिताया इन्होंने, स्वामी हरिदास। ये सवाल पूछा गया है कि स्वामी हरिदास ने अपना जीवन कहाँ बिताया? वृंदावन के निधिवन में, है ना। स्वामी हरिदास के बहुत से शिष्य हुए। उन शिष्यों में स्वामी हरिदास किससे संबंधित हैं? संगीत कला से संबंधित, है ना। तो स्वामी हरिदास के शिष्यों में तीन प्रमुख थे, बैजू, गोपाल और तानसेन। खासकर बैजू, गोपाल और तानसेन, और इसमें विशेषकर तानसेन का नाम याद रखना है कि तानसेन किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास के शिष्य थे तानसेन, है ना। यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इनके तीन प्रमुख शिष्य हुए।
स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक स्वामी हरिदास ने ही सिखाया था, है ना। तानसेन को राग दीपक सिखाया था इन्होंने। शायद राग दीपक का अर्थ होता है कि गाते गाते दिए जल जाएंगे। मध्यकाल में हो सकता है ऐसा होता रहा, अब तो नहीं होता है। मध्यकाल में कहा जाता है कि तानसेन गाते थे तो बारिश होने लगती थी, दिए जल जाते थे। खैर, ये हो सकता है कि इसको हम कहते हैं किसी को विशेष अलंकरण देना, है ना, सम्मान देने के लिए ऐसा कह सकते हैं। तो वृंदावन में स्वामी हरिदास के नाम पर ही, उनकी याद में आज भी हरिदास संगीत सम्मेलन होता है हर साल। वृंदावन में हरिदास संगीत सम्मेलन होता है हर साल, और साथ ही ध्रुपद मेले का आयोजन होता है। ध्रुपद मेले का आयोजन स्वामी हरिदास की याद में क्यों होता है? वृंदावन में होता है। दरअसल स्वामी हरिदास को ही ध्रुपद धमार गायन का प्रवर्तक माना जाता है ना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अमीर खुसरो ने क्या किया था, ध्रुपद गायन शैली में ईरानी शैली को सम्मिश्रित करके ख्याल गायन शैली का प्रचलित किया। तो ये वही ध्रुपद गायन शैली, इसका विकास किसने किया था? स्वामी हरिदास ने किया था। तो इन्होंने ध्रुपद धमार का प्रवर्तन किया, और साथ ही मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा पूजा अर्चना की जो परंपरा इन्होंने ही प्रारंभ की। ध्रुपद गायन द्वारा जो पूजा पद्धति होती थी उसकी परंपरा इन्होंने प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट, तो संगीत कला के क्षेत्र में मैंने अब तक दो नाम लिए, एक अमीर खुसरो और दूसरा है स्वामी हरिदास। संगीत कला के क्षेत्र में तीसरा नाम मैं लेने जा रहा हूँ जौनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन सरकी का, है ना। ये सभी मध्यकाल है। ये हरिदास भी, स्वामी हरिदास भी मध्यकालीन है, अमीर खुसरो भी मध्यकालीन है, और हुसैन सरकी भी मध्यकालीन है। तो जौनपुर में सरकी शासकों का शासनकाल था, तो उसमें एक महत्वपूर्ण शासक हुए हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन सरकी ने बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। ख्याल गायकी का प्रवर्तन अमीर खुसरो ने किया, बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किसने किया? हुसैन सरकी ने किया, है ना। हुसैन सरकी के बाद बड़ा ख्याल का विकास किसने किया? हुसैन सरकी ने बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया, लेकिन बड़ा ख्याल का विकास बाद में अदारंग और सदारंग नामक लोगों ने किया, संगीतकारों ने, है ना। अदारंग और सदारंग, इन्हें हम हुसैन शाह सरकी का शिष्य कह सकते हैं। हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल गायकी का प्रचलन किया, तो अदारंग और सदारंग ने उसका विकास किया। सवाल पूछा जाएगा कि अदारंग और सदारंग किस गायन परंपरा से संबंधित हैं? आप कहेंगे ख्याल गायकी से संबंधित है, बड़ा ख्याल गायकी से संबंधित है। नेक्स्ट, हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया, और साथ ही गायन शैली में टप्पा शैली का प्रचलन किया। ध्यान दीजिएगा, टप्पा। थोड़ी देर पहले मैंने वाश और टेम्पा नामक शैलियों की बात की थी। मैंने बताया था कि 1925 में असित कुमार हलदार उत्तर प्रदेश लखनऊ आए थे, और असित कुमार हलदार ने वाश और टेम्पा नामक दो शैलियाँ शुरू की चित्रकला की। वो वाश और टेम्पा है, और ये क्या है? टप्पा शैली। यानी वाश और टेम्पा शैली चित्रकला से संबंधित है, असित कुमार हलदार ने विकास किया, जबकि टप्पा शैली संगीत कला से संबंधित है। और टप्पा शैली का विकास किसने किया? हुसैन शाह सरकी ने किया। नेक्स्ट, मध्यकाल में संगीत कला से संबंधित कई घराने हुए, जिन्होंने कई कलाकारों को जन्म दिया संगीत कला के क्षेत्र में, है ना। ऐसे घरानों में प्रसिद्ध है लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, किराना घराना, आगरा घराना, है ना। इन घरानों में सबसे प्रसिद्ध है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने ने प्रदेश को बहुत सारे संगीतकार दिए। हम इस संगीतकारों के बारे में बात करेंगे। लखनऊ घराने के संबंध में सबसे पहले नाम आता है नवाब वाजिद अली शाह। अवध के नवाब थे, है ना। अवध क्या है? लखनऊ का क्षेत्र। लखनऊ अवध की राजधानी थी। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह खुद भी एक संगीतज्ञ थे, है ना। साथ ही संगीत मर्मज्ञ थे, मतलब संगीतकारों को सम्मान देते थे, कला प्रेमी थे। तो उनके शासनकाल में अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी अवध में कला का स्वर्ण युग कब था? जब नवाब वाजिद अली का शासनकाल था। वाजिद अली शाह के दरबार में दो प्रमुख संगीतकार थे, इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। एक बिंदादीन किसके दरबार में थे? वाजिद अली शाह के दरबार में। और दूसरे संगीतकार कौन थे? कोदऊ सिंह। बिंदादीन और कोदऊ सिंह नामक संगीतकार वाजिद अली शाह के दरबार में होते थे। ये बड़े प्रसिद्ध थे उस जमाने में, बिंदादीन और कोदऊ सिंह। बिंदादीन दरअसल कथक के आचार्य थे,
ठीक है। बिंदादिन कौन थे? कथक आचार्य। 4 व्यक्तियों का नाम दे दिया जाएगा, 4 कला के क्षेत्र दे दिया जाएगा, नृत्य कला, है ना, वाद्य यंत्र, चित्रकला। आप मिलाते रहिए कि बिंदादिन किससे संबंधित है। बिंदादिन कथक नृत्य से संबंधित है। कथक क्या है? नृत्य होता है। तो कथक नृत्य के आचार्य बिंदादिन वाजिद अली शाह के दरबार में थे। और साथ ही कोदौ सिंह क्या है? पखावजी थे। पखावजी एक वाद्य यंत्र होता है, बजाया जाता है। तो कोदौ सिंह एक पखावजी थे, ये भी उन्हीं के दरबार में बैठते थे। ठीक है। नेक्स्ट, जो लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुव पद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल और ध्रुव पद गायन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ख्याल अमीर खुसरो और ध्रुव पद स्वामी हरिदास। तो लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुव पद गायन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराने के संदर्भ में अगला नाम आता है बेगम अख्तर का, जो कि प्रसिद्ध है काफ़ी। ये गजल से संबंधित है। गजल के क्षेत्र में बेगम अख्तर का नाम काफ़ी ऊंचा है। उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयाँ हासिल की थी उस जमाने में। तो गजल की बेगम अख्तर भी इसी घराने की थी, है ना। किस घराने की? लखनऊ घराना। 4 व्यक्ति दे दिया जाएगा, घराना मिलाने की सुनिश्चित कर दिया जाएगा। जैसे कि जो प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने के हैं? बनारस घराने के। इसी तरह से बहुत ही वृद्धावस्था में भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था, है ना। भीमसेन जोशी किस घराने के हैं? किराना घराना के हैं। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति इनका घराना पूछ देता है कभी कभार। तो जो बोलता रहा हूँ बस सुनते रहिए, नोट्स बना के याद कर लीजिए, 1-2 सवाल मिल जाएंगे। तो बेगम अख्तर लखनऊ घराने की गजल से संबंधित थी। लखनऊ घराने में अगला नाम है सादिक अली खां। लखनऊ घराने में सादिक अली खां किससे संबंधित हैं? वीणा बजाते थे। ठीक है। इसके अलावा कोदौ सिंह का नाम आपने सुना है कि प्रमुख पखावजी थे वाजिद अली शाह के दरबार में। ठीक। नेक्स्ट, बिंदादिन कथक के प्रमुख आचार्य थे वाजिद अली शाह के ज़माने में। बिंदादिन के बाद कथक के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हुए? कथक से संबंधित जो प्रमुख आचार्य, उनका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि सुमेलित करने को पूछ सकता है या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है। तो बिंदादिन के बाद प्रमुख कथक आचार्य कौन कौन हुए? बिंदादिन के बाद शंभू महाराज, जिनके नाम में महाराज लगा रहता है ना। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, इन लोगों ने कथक शैली को एक नई दिशा प्रदान की, अर्थात नई ऊंचाइयां प्रदान की। बिंदादिन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज ने कथक शैली को नई दिशा प्रदान की। ये ज़्यादा लंबा था लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के संदर्भ में कौन कौन से नाम आए? बिंदादिन, कोदौ सिंह, बेगम अख्तर, है ना, सादिक अली खां। इसके अलावा जो कथक से संबंधित हैं शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू, कालका, अच्छन महाराज। इसके अलावा एक नाम और है रजा खां। सवाल पूछा गया, सुमेलित करने को दिया गया था। रजा खां किससे संबंधित हैं? सितार से। बेगम अख्तर गजल, सादिक अली खां वीणा और रजा खां सितार, ये सभी लखनऊ घराने के हैं। नेक्स्ट, किराना घराना। किराने घराने में बस इतना ही पूछ सकता है कि फला व्यक्ति किस घराने के हैं। 4 व्यक्ति दे देगा, 4 घराना दे देगा, या फिर क्वेश्चन कर देगा कि भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न प्राप्त पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं। नहीं पता है तो छोड़ जाएंगे, छोटी सी बात है। जो कि भीमसेन जोशी को आपको जानना चाहिए, उसी काम के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया है ना। तो किराना घराना में केवल कलाकारों के नाम पूछता है, कुछ नहीं। किराने घराने से संबंधित प्रमुख गायक हैं, ये सभी घराना संगीत यानी गायन शैली से संबंधित हैं। तो किराने घराने के प्रमुख गायक हैं काले खां, नन्हे खां, गंगूबाई हंगल, भीराबाई और पंडित भीमसेन जोशी। इतना ही पूछेगा किराना घराना में। क्या पूछेगा? काले खां, नन्हे खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई और पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घराना है और जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, बनारस घराना है। बनारस घराने में बार बार सवाल पूछा जाता है कि फला एक नृत्यांगना का नाम दे देगा, या गायिका का नाम दे देगा, जैसे गिरिजा देवी। तो ये सभी बनारस घराने की जितनी गायिकाएं हैं वो ठुमरी गायन से ज़्यादातर संबंधित हैं। यानी ठुमरी गायन का विकास कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। और बनारस में जितनी गायिकाएं हैं वो ठुमरी गायन से संबंधित होंगी। जब भी आपको डाउट हो कि फला गायिका बनारस की है तो आप समझ जाइएगा कि ठुमरी गायन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो बनारस घराने के अंतर्गत इमाम बाई,
रसूलन बाई, चित्रा बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, दो अलग अलग नाम है, छोटी मैना, बड़ी मैना, बागेश्वरी देवी, गिरिजा देवी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरिजा देवी हैं। इनकी 2 साल पहले देहांत हो गया गिरिजा देवी का, और पत्रिकाओं में भी छपा होगा, पढ़े होंगे। गिरिजा देवी बनारस घराने की संबंधित थी, 2 साल पहले इनका देहांत हो गया था। तो इसमें प्रमुख गायिका थी गिरिजा देवी, ठुमरी गायन से संबंधित थी, है ना। बनारस घराने की प्रमुख गायिकाएं जो कि ठुमरी गायन से संबंधित हैं, नाम बता रहा हूँ। इमाम बाई, चित्रा बाई, रसूल बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, बागेश्वरी देवी और गिरिजा देवी, बनारस घराना। नेक्स्ट, बनारस घराने में 2 तबला वादक हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। ये 2 गायिकाओं के नाम बताया। बनारस घराने में 2 तबला वादक हैं। ये कौन कौन है? एक कंठे महाराज, किशन महाराज। थोड़ी देर पहले मैंने बताया जिनके नाम में महाराज लगा है वो कत्थक हैं। बिंदादन के बाद जो प्रमुख कत्थक के आचार्य हुए, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, कत्थक नृत्य से संबंधित है। लेकिन बनारस घराना में तबला वादन से संबंधित 2 महाराज हैं, मतलब 2 आचार्य हैं। ये हैं कंठे महाराज, किशन महाराज, तबला वादक। ठीक है, बनारस घराना। हाँ, 2-4 फैक्ट संगीत क्षेत्र से और संबंधित हैं जो पूछे जा सकते हैं। बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। तो ये बनारस घराने के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक पंडित रविशंकर बनारस घराने के हैं, है ना। ये किसके शिष्य थे पंडित रविशंकर? पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर सितार वादक जो हैं किसके शिष्य थे या किसके शिष्य हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं। नेक्स्ट, गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट, रोशन आरा, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी किराना घराने के हैं। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान बनारस घराने के हैं। कौन सी कला थी इनकी? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई वादक, यानी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां, ये दोनों शहनाई वादक हैं बनारस घराने के। बिस्मिल्लाह खां तो घर ही था बनारस में। इसके अलावा जो इटावा घराना है सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। इटावा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट, ओमकारनाथ ठाकुर वायलिन वादक हैं। ओमकारनाथ ठाकुर, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, उसी तरह ओमकारनाथ ठाकुर वायलिन वादक हैं। कोदौ सिंह पखावजी हैं लखनऊ घराने के, है ना। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि अलग कर रहा हूँ। किशन महाराज, कंठे महाराज तबला वादक हैं। नेक्स्ट, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया इलाहाबाद के हैं। घराना नहीं इलाहाबाद, ये इलाहाबाद के हैं। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया इलाहाबाद के हैं। ये आपने देखी संगीत से संबंधित संस्थान, चित्रकला देखा आपने, संगीत कला देखा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके द्वारा विकसित कलाओं के नाम देखे। इसके बाद अगले वीडियो में होगा लोकगीत, लोक नृत्य, मेला, उत्सव, त्योहार, संग्रहालय, इस तरह की चीज़ें देखेंगे, है ना। इसी तरह से वीडियो 3-4 मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आगे जो भी वीडियो प्रस्तुत करूंगा अभी 24 सितंबर तक या 23 सितंबर तक, 24 को कैसे, 22 और 23 सितंबर में यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, आप उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही छांट कर तथ्यों को अलग किया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से। नमस्कार।